Okay, welcome back ladies and gentlemen. You're all watching Club 40, the show which is all about staying healthy after 40. हम बात कर रहे थे डॉक्टर मरातिब और डॉक्टर समरीना हाशमी से ऑस्टियोपीनिया के बारे में, और मैं उसी बात को I'll be carrying it forward. अगर किसी को ऑस्टियोपीनिया है और उसको नहीं ये इत्तेफाक हुआ कि वो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवाए, उनको पता नहीं चला है, तो फिर क्या होगा? देखिए, ऑस्टियोपीनिया के कोई साइन सिम्टम्स नहीं है तो उनको नहीं पता चलेगा, और अगर वो अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे और वैसे ही रहेंगे तो फिर उनको जब पता चलेगा जब उनका फ्रैक्चर हो जाएगा। और ये फ्रैक्चर्स क्या हैं? ये स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, इसको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स या लो एनर्जी फ्रैक्चर्स कहते हैं। आप थोड़ा सा फ्रैक्चर्स कहते हैं, आप थोड़ा सा गिरेंगे और आपकी हड्डी टूट जाएगी, या आपका पैर कारपेट में चलते चलते फंस गया या कोई ज़मीन में खड्डा है, आप चलते हुए झटका लगा तो उससे भी फ्रैक्चर जो कि हमारे साथ अक्सर होता है। हाई हील पहन के कहीं शादी में चल रहे, छोटी सी बहुत सारे औरतें हमारे पास इस तरह आती हैं कि वो ज़रा सा ज़ोर से खांसती हैं और उनको सीवियर बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होने लगता है, और जब हम एक्सरे करा के देखते हैं तो कमर की हड्डियों का यानी कि वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो जाता है, जो सबसे कॉमन है। तो इसका मतलब है कि इस केस में इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। कि आपको अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर उनको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं चलेगा, और मैंने ये पढ़े लिखे लोगों को कहते हुए देखा, ना हम टेस्ट कराएंगे, ना हमें पता चलेगा और ना हमें कोई तकलीफ होगी। क्या कहते हैं डॉक्टर हमें तो सिम्टम्स हो ही नहीं रहे थे, हमें कोई भी चीज़ नहीं हो रही, हम क्यों समझें? देखें, दुनिया जहाँ में जहाँ पे इनके बारे में सब स्टडीज़ होती रहती हैं, तो अमेरिका से जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है, उनके सर्जन जनरल ने, कि 2020 में 4 में से 1 अमेरिकन को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो उनकी तो इतनी अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल उनके पास, अगर एक आदमी 4 में से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा तो आप सोचें कि हमारे पास कितने लोगों का हो। अब ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज नहीं करेंगे, ऑस्टियोपीनिया को नहीं देखेंगे और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप सोचें, बूढ़ा आदमी का फ्रैक्चर हो जाएगा, गिर जाएगा तो उसकी फिर सर्जरी होनी पड़ेगी, और ओल्ड आदमी की सर्जरी इज़ रिस्की, उसको जान को खतरा है। जी हाँ, फिर पैसों का जो खर्चा है, पैसों का खर्चा है, और जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है वहाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पे इतना ज़्यादा लोड इस चीज़ों का आता है। मैं डॉ यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, सिविल हॉस्पिटल में, मेरा आधा वार्ड ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर से भरा हुआ है। उनको कूल्हे की हड्डियाँ टूट जाती हैं, या हाथ की हड्डी टूट जाती है, या कमर में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, और एंकल पे हो सकते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, और शोल्डर के। और डॉक्टर मरातिब, वंस अगेन मैं सिर्फ वही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ जो लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा सा सिली भी आपको शायद लगे, तो ये वाले जो फ्रैक्चर्स होते हैं, फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स जो आपने कहा, इनको सही होने में क्या ज़्यादा वक्त लगता है? सही होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, उनका हील होने का टाइम वही है जो नॉर्मल फ्रैक्चर्स का है। लेकिन हो जाने का प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि जिन लोगों को ये फ्रैक्चर्स हो जाते हैं उनको फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन इन लोगों के लिए रिस्की है। बहुत सारे लोग इस ऑपरेशन के बाद सर्वाइव नहीं करते। एक स्टडी इसमें देखी गई है कि तकरीबन 1 साल के बाद तकरीबन 25% लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस की फ्रैक्चर्स की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इस उम्र में होता है जब दूसरे प्रॉब्लम्स में आपको, अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कोई कोमॉर्बिडिटी भी तो साथ होती है। इसीलिए आजकल इतना एम्फेसिस है हेल्थ सर्विस में, हम ये बता रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप अपनी हड्डियों को अच्छे से अच्छा बनाएं, बच्चों को जितनी अच्छी ग़िज़ा दे सकते हैं दें, ताकि उनकी जो पीक बोन मास है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 25 साल की उम्र में आप रीच करते हैं, वो मैक्सिमम पे वो पहुँचें, ताकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो ही ना और ये सारी कॉम्प्लिकेशन ना हो, वरना ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और आपको पता है कमर के अंदर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उसका तो कोई ज़्यादा इलाज भी नहीं, आप कितनी हड्डियों करेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है इन लोगों के लिए जिनको हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। और वो उनके, आपने देखा होगा कि औरतें झुकती चली जाती हैं, ख़ासतौर पर औरतों में देखा गया, वो इसी वजह से होता है कि हड्डियाँ पीछे की टूट के दबती चले जाती हैं, और वो झुकती चली जाती हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे बूढ़े लोग काफ़ी झुक के चल रहे होते हैं, और उसका मेन वजह जो है ये फ्रैक्चर्स हैं, जो 2-3 हड्डियों में हो जा सकते हैं, और उससे उनकी हाइट कम हो जाती है। Oh wow, what an eye opener। और मज़ीद आपकी आंखें खोलने के लिए, जब तक मैं एक गिलास दूध भाग के कहीं से लेकर आती हूँ, आप लोगों को हम लेकर जा रहे हैं लाहौर प्रोफेसर आफ्ताब अहमद से मुलाकात करवाने के लिए, और सुनते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हड्डियों की ताकत जो है वो बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक बढ़ती जाती है, और 30 साल की उम्र में समझें कि हड्डी जो है अपनी मैक्सिमम सेहत में और ताकत में होती है। 30 साल के बाद फिर उसमें डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है।
ये ऐसे ही समझें कि आपका बैंक बैलेंस 30 साल की उम्र में मैक्सिमम था, उसके बाद उसमें आप पैसे ज़्यादा निकाल रहे हैं और जमा कम कर रहे हैं, इसलिए आपका बैंक बैलेंस जो है कम होना शुरू हो जाता है और हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि औरतों को विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स 30 साल की उम्र के बाद लेना शुरू कर देने चाहिए। और जब मेनोपॉज होता है तो उस वक्त देयर इज़ ए सडन डिक्लाइन, जिसको कहते हैं कि बहुत जल्दी ही हड्डियों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आदमी चलना शुरू कर देता है। तो उस स्टेज पे बहुत केयर की ज़रूरत है, बहुत अपनी एक्सरसाइज के अलावा प्रॉपर डाइट और विटामिन डी और कैल्शियम, और उसके अलावा हड्डियों के टेस्ट करवा के अगर किसी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया वक्त से पहले होने का इम्कान है तो उसका बर वक्त इलाज हो जाना चाहिए। ऑस्टियोपीनिया जो है, अगर आपका BMD पे टी स्कोर जो है -2.5 से कम है तो उसको ऑस्टियोपीनिया कहते हैं। अगर -2.5 पे पहुंच जाता है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। मगर ये भी देखा गया है कि ऑस्टियोपीनिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये नहीं इंतज़ार करने की ज़रूरत कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस होगी तो फिर इसका कुछ करेंगे। ऑस्टियोपीनिया एक्चुअली देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ फ्रैक्चर्स जो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स या हड्डियों के कमज़ोर हो जाने की वजह से हो जाती हैं, माइनर ट्रॉमा या छोटी सी चोट लगने से, तो वो ऑस्टियोपीनिया स्टेट में होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में जो निस्बत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि ऑस्टियोपीनिया में है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ऑस्टियोपीनिया का इलाज करना उतना ही बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि ऑस्टियोपोरोसिस का। ये जैसे कि हम कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो इसलिए ऑस्टियोपीनिया को बर वक्त इलाज करने से बहुत सी इंसिडेंस यानी फ्रैक्चर की शरह जो है वो कम की जा सकती है, औरतों में ख़ास तौर पर। Okay, and that was Dr. Aftab Ahmed from Lahore. So much we've learned today. Treatment के बारे में देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट मौजूद है, ये एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। ये ऐसा कोई मर्ज़ नहीं है जो लाइलाज है। अब इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट तरह से डिवाइडेड है। एक तो ये है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा। हर आदमी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमारे कंट्री में इतना धूप होने के बावजूद बहुत सारी औरतें धूप में निकलती ही नहीं। एक तो हमारा रंग काला हो जाएगा डॉक्टर साहब, दूसरा हम अगर आपने रंग से पर्दा करते हैं तो आपने रंग से अच्छी बात याद दिलाई कि हमारा क्योंकि रंग डार्क है इसलिए हमारे को सन एक्सपोजर अंग्रेज़ों से ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमारे स्किन में अब्जॉर्प्शन कम होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट का। तो हमें जैसा उनको 15 मिनट एक्सपोजर चाहिए सन का, तो हमें आधा घंटा चाहिए ताकि हमारे को पूरा सन एक्सपोजर हो। 30 मिनट सन एक्सपोजर और 30 मिनट एक्सरसाइज भी रोज या हफ्ते में 3 दफा चलेगा? एवरी डे करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि देखें हड्डी मैंने बताया कि जिंदा चीज़ है, कंटिन्यूसली बन और टूट रही है। हाँ, स्लो हो जाती है 25 साल के बाद, लेकिन फिर भी हो रही है। तो अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, कैल्शियम लेंगे, विटामिन डी लेंगे साथ और एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हड्डियाँ बेहतर हो सकती हैं। फिर मेडिकल इलाज भी मौजूद है, जिनको ज़रूरत है उनको दिया जाता है और उसमें काफ़ी सारी दवाएं अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी प्राइस में अवेलेबल है कि आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो वो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, वो खुद आपको गाइड करेगा कि आपके लिए कौन सी बेहतर दवाई रहेगी। ट्रीटमेंट की जो आप बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। जी हाँ, ऑस्टियोपीनिया तो मैंने बताया आपको ट्रीटमेंट है, तब तक तो सिर्फ ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। ऑस्टियोपीनिया किस वजह से है वो भी देखा जाएगा ना, क्योंकि अगर देखें कैल्शियम हम खाते हैं तो अगर हमारी आंतें सही काम नहीं करती तो वहाँ से अब्जॉर्ब नहीं होती। अगर हमारे जिगर का प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम कैसे, तो जो वजह है कैल्शियम नहीं जाने की उसको पहले ट्रीट करना भी जरूरी है ताकि आपके ऑस्टियोपीनिया वहीं रुक जाए जहाँ पे। और अगर नहीं है तो फिर आपको डॉक्टर साहब, ये अक्सर हम लोग अवेयरनेस फैलाने का एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हम सुन लेते हैं बातें और उसके बाद हम जाके दुकान से कैल्शियम की डिब्बी खरीद लेते हैं और फिर रोज़ एक एक दो कैल्शियम की गोलियां हम खाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये मैं हर तबके की बात कर रही हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, प्रिविलेज तबका, अंडर प्रिविलेज तबका,
हमें वाकई अच्छा लगता है जब मैं अपना मल्टीविटामिन की गोली सुबह याद करके खाती हूँ. आई फील आई हैव डन अ गुड जॉब, आई हैव गॉटन माय डेली रिक्वायरमेंट्स और मैं फिट फाट हूँ. तो कैन यू प्लीज फिक्स दिस मिसकंसेप्शन अबाउट कैल्शियम इनटेक? देखिए डिफरेंट टाइप्स की कैल्शियम बाजार में अवेलेबल है और जो आप गोली ले रही हैं उसमें देखें कि कैल्शियम कितनी है. जैसा डॉक्टर साहब ने आपको पहले ही बताया है कि हमारी रोज की रिक्वायरमेंट 1200 मिलीग्राम है. तो आपको 1 या 2 टैबलेट आप ले सकते हैं, तो उसमें आप देखें कि कौन सी टैबलेट से आपको कैल्शियम 1200 मिलीग्राम दिन की मिल जाएगी. ठीक है. और सिर्फ कैल्शियम डॉक्टर साहब? और विटामिन डी तो उसके साथ जरूरी है. पहले ज़माने में चंद साल पहले तक हम ये कहते थे कि विटामिन डी जो है हमारे को 400 इंटरनेशनल यूनिट्स चाहिए. ठीक है. लेकिन अब रिकमेंडेशन चेंज हो गई. अब रिकमेंडेशन ये है कि 800 इंटरनेशनल यूनिट दिन की विटामिन डी आपको चाहिए. डबल हो गया? डबल हो गया क्योंकि वो बहुत ज़रूरी देखा गया है. अब विटामिन डी जो है पहले हम लोग जो है विटामिन में इंक्लूड करते थे, लेकिन अब वो एक तरह का हार्मोन कंसिडर किया जाता है बोन्स के लिए. तो इट इज़ एन एसेंशियल थिंग और कैल्शियम के साथ विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है. मैं आपको एक बात छोटी सी ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे दूध भी पीना शुरू कर देंगी, लेकिन दूध के ऊपर से ये करेंगे कि डॉक्टर साहब हमने वो तो बालाई हटा के पीते हैं ताकि हम मोटे ना हो जाएं. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बालाई में ही जो चिकनाई है उसके अंदर ही विटामिन ए और डी मौजूद है दूध का. तो वो हम अगर उसको निकाल देंगे तो हम उसकी बहुत अच्छी चीज़ बाहर निकाल देते हैं. इसलिए उबाल कर जैसे बाहर बहुत सी औरतों में मिथ्स हैं, ये 3 दफ़ा उबालते हैं और बालाई हर दफ़ा हटा देते हैं, तो वो आप उसकी सारी चीज़ तो ख़त्म कर देते हैं इस तरह. तो ये चीज़ें भी चाहे आप 10 करनी ग्लास चाहिए दिन के पी लें आपका पूरा और खाली बगैर डॉक्टर के मशवरे के दवाइयाँ किसी भी दुकानों से लेके नहीं खाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी इस फ्रेजाइल बोन के अंदर किस किस्म की चीज़ चाहिए है, क्योंकि कितना कैल्शियम चाहिए है, कितना विटामिन डी चाहिए, किस टाइप का चाहिए है. हर चीज़ जो पानी में घुल जाती है या आप पी सकते हैं उसके अंदर वो ज़रूरी कैल्शियम और विटामिन डी आपको नहीं मिलेगी. लोग तो है वो कैल्शियम का ग्लास पी के उनको ऐसा लगता है कि फौरी उनको तवानाई मिल गई. मतलब ये कहाँ से आप लोग लेकर आते हैं थियरीज. बट दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक साइंस. इसमें बहुत कैलकुलेशंस नीडेड है कि आपकी अपनी डेली रिक्वायरमेंट क्या, आपको कोई और कोमोर्बिडिटी तो नहीं है. डू नॉट अंडर डू द विटामिन्स, डू नॉट ओवर डू दैम, क्योंकि फिर डेफिनेटली किडनी में स्टोन्स बनने का खदशा है. सो प्लीज़ बिफोर इवन स्टार्टिंग टू टेक अ विटामिन रिफर टू और कंसल्ट योर डॉक्टर. हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे. व्हेन वी कम बैक इट्स आवर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज सेगमेंट. सो स्टे ट्यून्ड टू क्लब 40.